नमस्कार, मैं डॉक्टर भगवाना राम बिश्नोई गवर्नमेंट लॉ कॉलेज प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। प्रिय छात्रों, आपको कल धारा 13 के बारे में अपन विस्तार से चर्चा की थी। इससे पहले वाले वीडियो में आज धारा 14 का विस्तार से व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रहे, धारा 14 की जो वीट वर्सेज मार्शल के केस में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया पूर्व हित का सर्जन और एब्सोल्यूट ट्रांसफर, ये धारा 14 के साथ पढ़ा जाएगा। धारा 14 की शर्तें जो है वो धारा 14 के साथ लागू रहेगी और इसके अनुसार इसमें धारा 14 में रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। तो शाश्वतता क्या है और अचल संपत्ति में इसके क्या लेना देना है? शाश्वतता एक निरंतर चलने वाला एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। लेकिन अचल संपत्ति में व्यक्ति जिसने संपत्ति बनाई उसकी डिजायर रहती है कि मेरे मरने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी मैं अपने एक ही हाथों के द्वारा जकड़ करके इस प्रॉपर्टी को रख दूं कि मेरे आने वाली 7 पीढ़ी भूख न मरे और मेरा नाम रहे। इस प्रकार की उसकी भावना होती है। ठीक इसी तरीके से टैगोर बनाम टैगोर के बाद में रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का निर्माण किया गया, जिसको हमने टीपी एक्ट के सेक्शन 14 में स्थापित किया है। टैगोर बनाम टैगोर के बाद में ए नाम के पूर्वज ने इसी धारणा को रखते हुए बी, सी, डी, ई और एफ अनंत काल के लिए प्रॉपर्टी को एक ही व्यक्ति के द्वारा हाथों में जकड़ कर रख दिया। और ये टैगोर बनाम टैगोर के बाद में जब ये प्रिवी काउंसिल में केस पहुंचा था तो प्रिवी काउंसिल ने डिसाइड किया कि इस प्रकार की शाश्वतता अनंत काल के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही व्यक्ति के हाथों के द्वारा जकड़ के रख देना, केवल उपभोग करने का अधिकार दिया गया और राइट टू सेल किसी भी पीढ़ी को नहीं दिया गया। तो इस प्रकार की अगर शाश्वतता होगी तो वो शाश्वतता देश के विकास की गति को अवरोध कर देगी। ऑब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, देश में कल कारखाने नहीं लगेंगे, उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, लोग जमीन को खरीद नहीं पाएंगे और जिनके पास जो जमीन है वो बेच नहीं सकते क्योंकि राइट टू सेल नहीं है। तो इस प्रकार के शाश्वतता के एक विरुद्ध नियम बनाया कि भाई कुछ हद तक तो शाश्वतता रहनी जरूरी है। जहां दान है या स्वतंत्र हित का स्वतंत्र अंतरण है या लोक हितार्थ इन द पब्लिक इंटरेस्ट में यदि कोई प्रॉपर्टी आप देना चाहते हैं तो वो तो परपेचुइटी काल के लिए दे सकते हो, अनंत काल के लिए। लेकिन कोई व्यक्ति अपने हाथों अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के राइट्स को रोक देता है, राइट टू सेल नहीं देता है, तो वो देश हित के विपरीत है। इससे देश की विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए ये जो सिद्धांत है वो पब्लिक पॉलिसी के पर आधारित है, लोक नीति पर आधारित है। लोक नीति ये कहती है कि देश की विकास की गति जो है अवरुद्ध न हो, इसलिए इस प्रकार की शाश्वतता को जो है मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। तो टैगोर बनाम टैगोर के बाद में इस प्रकार से जकड़ी हुई संपत्ति को जो है इन्होंने शून्य घोषित कर दिया, क्योंकि इस टैगोर मामले में उसके पूर्वज ने सेक्शन 6 का दुरुपयोग किया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, फ्री अलाइनेशन होनी चाहिए। तो ये कह रहा है इसका दुरुपयोग करते हुए कि प्रॉपर्टी ए पीडी, बी पीडी, सी, डी और इस तरीके से प्रॉपर्टी जो है लगातार जा रही है, नहीं राइट टू सेल नहीं दे रहा है। अगर राइट टू सेल नहीं है तो प्रॉपर्टी कोई काम की नहीं है। प्रॉपर्टी वो है जो वक्त जरूरत पड़ने पर उस प्रॉपर्टी को मूल्य में कन्वर्ट किया जा सके। अब इसी सिद्धांत को सेक्शन 14 में स्थापित किया गया। क्या किया गया है कि कोई जीवित व्यक्ति है और उसके पास में प्रॉपर्टी है, वो गर्भस्थ शिशु के लाभ के लिए अचल संपत्ति का अंतरण करना चाहता है तो अंतरण कर सकता है। शर्त यदि यह है कि 18 वर्ष या 21 वर्ष अर्थात वयस्कता की आयु से आगे जकड़ के नहीं रख सकता, जो जिसकी कल्पना की है। उसके बारे में अर्थात दे दे सेक्शन 14
जो है समाज और सोसाइटी में बैलेंस कायम करती है। सोसाइटी में और जो स्वामी है, ओनर, उसमें सामंजस्य स्थापित करती है। क्या सामंजस्य स्थापित करती है? कि स्वामी वो है जिसने अपनी संपत्ति बनाई है, और समाज वो है जो ध्यान रखता है कि कोई व्यक्ति अनंत डिजायर को लेकर के पीढ़ी दर पीढ़ी जकड़ के रख न दे उस प्रॉपर्टी को। उससे देश की विकास की गति अवरुद्ध होती है, क्योंकि समाज उसमें टैक्स देता है। तो समाज को सेक्शन 14 अधिकार देता है कि भाई जीवन भर प्रयोग कर। प्रयोग कर कौन मना कर रहा है? 90 वर्ष का हो, 100 वर्ष का हो, 110 वर्ष का हो, जब तक जिए तब तक इस भवन में रहे, मजा कर, कोई मना करने वाला नहीं है। फिर मरने से पूर्व तू चाहे तो बेच दे, तू चाहे तो दान दे दे, कैसे ही कर दे, वो सब छूट है। दान भी अनंत काल के लिए नहीं होगा। दान पर सक्सेशन एक्ट, विल पर सक्सेशन एक्ट लागू होगा। वैश्यत अगर किए तो वैश्यत पर सेक्शन 14 लागू नहीं होगा, सक्सेशन एक्ट लागू होगा। वो भी अनंत काल के लिए आप इस तरीके से वैश्यत नहीं लिख सकते। और यदि तू अजन्मे में बच्चे को देना चाह रहा है, गर्भ शिशु जो अभी जन्म नहीं लिया है, उस व्यक्ति को यदि तू संपत्ति देना चाहता है तो पहले आजीवन हित दे। भाई मैं अगर बाहर जा रहा हूं, क्लास में बैठा हूं, मैं ये कह दूं कि ये डूडी या तो जो है ये मैडम कुमुद आएगी, उसको ये पेन दे देना, जाऊंगा तो मैं किसी को संभला के जाऊंगा ना। तो अगर तू मर रहा है और अपनी संपत्ति के दस्तावेज एग्जीक्यूट कर रहा है और अजन्मे बच्चे के पक्ष में दस्तावेज का अंतरण करना चाहता, प्रॉपर्टी देना चाह रहा है, सेक्शन 13 के अनुसार कि पूर्व हित सर्जन किया है और पूर्ण अंतरण होगा लास्ट में, दोनों शर्तों को पालना करते हुए यदि दे रहा है तो उससे कहते हैं लाइफ टाइम इंटरेस्ट। बीच वाले व्यक्ति को जिसको संभला के मर रहा है, जिसके पोजीशन में देके जा रहा है, आजीवन हित देना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से अब ये व्यवस्था हो गई है कि ए जो अंतरण करता है अपनी संपत्ति बी को नहीं देना चाह रहा है, सी को देना चाह रहा है। सी गर्भस्थ शिशु है, अनबॉर्न चाइल्ड है, तो पहले बी को दे। बी को जो है आजीवन हित लाइफ टाइम इंटरेस्ट दे। बी के मरने से पूर्व सी संसार में आ जाना चाहिए। सी अजन्मा बच्चा है, गर्भस्थ शिशु है, और इसको संपत्ति जाएगी, राइट टू सेल मिल जाएगा, और वैश्यता की आयु तक ज्यादा से ज्यादा जकड़ के रख सकता है। यदि मान लीजिए सेक्शन 20 ये कह रहा है जैसे ही बच्चा जन्म लेगा प्रॉपर्टी हित इंटरेस्ट जो है वो निहित हो जाएगा। लेकिन यदि प्रतिकूल शर्त लगाई है कि भैया नहीं, 18 वर्ष की वैश्यता की आयु पर, तो वैश्यता की आयु 18 या 21, 18 भारतीय वैश्यता अधिनियम के अनुसार मेजोरिटी आयु है, और 21 यदि कोर्ट उसका संरक्षक है, संरक्षक नियुक्त किया है, कोर्ट्स अवार्ड्स के अंतर्गत है, तो 21 वर्ष होने पर वो वैश्य माने जाएंगे। उससे आगे फिर जो है लक्ष्मण रेखा आ जाएगी। लक्ष्मण रेखा आ जाएगी यदि अगर आप आगे बढ़ेंगे इससे ज्यादा कि सी के बाद में जो है मैं डी को दे दूं तो ये अंतरण शून्य हो जाएगा। अभी आप रामायण देख ही रहे, लक्ष्मण रेखा का मतलब है मर्यादा। मर्यादा का अतिलंघन नहीं करना चाहिए। मर्यादा मर्यादा ही होती है। राम ने जब वो हिरण मारने के लिए गए और पीछे जो है लक्ष्मण को पुकारा, तो सीता ने कहा आप जाइए, तो लक्ष्मण ने कहा मैं जा रहा हूं, लेकिन इस ये रेखा है लक्ष्मण रेखा, इसे आप बाहर मत जाना। लेकिन सीता बाहर आ गई रावण के बेखावे में आकर के, तो क्या हो गया, युद्ध और इतनी बड़ी परिस्थिति त्रासदी को झेलना पड़ा। इसलिए मर्यादा लिमिटेशंस को नहीं त्यागना चाहिए व्यक्ति को। अभी आप रामायण देख ही रहे हैं लॉकडाउन के दौरान, तो आगे लक्ष्मण रेखा है अर्थात मर्यादा है, आगे नहीं बढ़ सकते। बी के जीवन काल में सी आ जाना चाहिए। सी गर्भस्थ शिशु है, और गर्भस्थ शिशु जन्म लेने के बाद में अगर उसने राइटर लगाया तो 18 या 21 वर्ष की आयु निर्धारित की। उससे आगे वो चाहता है कि मैं ये डी को और दे दूं, तो फिर जो है लक्ष्मण रेखा आगे आ जाएगी, इसके विरुद्ध नियम आ जाएगा। रूल अगेंस्ट परपेचुअल शाश्वतता के विरुद्ध नियम। अब इसके आवश्यक तत्व है। आवश्यक तत्व के बारे में आप इस बात की जानकारी, एक अचल संपत्ति होनी चाहिए। अचल संपत्ति
का ट्रांजैक्शन होगा और वही भविष्यकालिक अंतरण आप कर रहे हो, तब सेक्शन 14 उस पर लागू होगा। यदि आप सेल डीड के द्वारा विक्रय करना चाहते हो तो ये इसमें लागू नहीं होगा। अन्यथा आप गर्भस्थ शिशु अनबोर्न चाइल्ड के पक्ष में करना चाहते हो अंतरण संपत्ति का, तो धारा 13 और धारा 14 के नियम लागू होगा। इसी तरीके से आजीवन हित, लाइफ टाइम इंटरेस्ट, मरने से पूर्व यदि अजन्मे बच्चे को पक्ष में अंतरण करना चाहता है कोई व्यक्ति तो कर सकता है, लेकिन उससे पहले आजीवन हित देना पड़ेगा किसी को। फिर आता है गर्भकाल का लाभ। गर्भस्थ शिशु गर्भकाल का लाभ भारतीय विधि में नहीं दिया जाता, अंग्रेजी विधि में दिया जाता है। अंग्रेज जन्मते ही 9 महीने 1 दिन का हो जाता है। हमारे यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, हमारे यहाँ जो है उष्ण कटिबंधीय हवाएं चलती है, गर्म प्रदेश है, इसलिए कहीं 7 मास या कहीं 8 मास या कोई 8 महीने से कोई 7 मास से भी बच्चा पैदा हो जाता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक गेस्टेशन जो पीरियड होता है वो 9 महीने का होता है और अंग्रेज उसको 9 महीने मान के ही चलते हैं, क्योंकि वहां सम वातावरण रहता है, अधिकतर फ्लक्चुएशन जो है उसमें नहीं है। इसलिए भारत गर्म प्रदेश होने के कारण कोई 7 मास या 8 मास से आयु की गणना में दिक्कत हो सकती है। तो भारतीय विधिवेताओं ने इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत इसकी गणना डेट ऑफ बर्थ, जिस तारीख को बच्चा जन्मा है उसके बाद में आयु की गणना शुरू होती है। कहने का अर्थ यह है कि गर्भकाल का लाभ भारतीयों को नहीं मिलता, एक्सक्लूड कर दिया है। अंग्रेजों को पहले भी मिलता है और बाद में भी मिलता है, लेकिन भारतीय विधि में नहीं मिलता। दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। संक्षेप में वीडियो से तो 10-15 मिनट में इस प्रकार से जो है आपको बताया जा सकता है। प्रयास किया है, आप समझने का प्रयास करें, किताब से इसकी डिटेल लिखें। नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो अपन जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के बारे में आएगा, तब तक आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ ले, इसको समझ ले, कोई टेंशन नहीं है। और शास्त्र के विरुद्ध नियम धारा 13 और धारा 14 में से ये छपा हुआ ही समझो आप एग्जाम में, क्योंकि आएगा ही आएगा। ये जो है मेन जो है रूल है। धारा 13 और 14 गर्भस्थ शिशु के बारे में, अनबोर्न चाइल्ड के बारे में, इसलिए धारा 13 को उठाया गया तो या धारा 14 को उठाएगा। कोई बड़ा प्रश्न आ जाएगा, कोई छोटा आ जाएगा, इसलिए इनको सावधानी और सतर्कता पूर्वक करना। जय हिंद, जय भारत।